Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we'll be discussing about the very first method in obtaining the initial feasible solution in a transportation problem, and that is northwest corner rule. हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक ओवरव्यू लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है और हम उसको सॉल्व करने के लिए कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो जो बेसिक मेथड है वो तो है कि हम सबसे पहले एक इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं और ऑप्टिमैलिटी के बाद अगर हमें लगता है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो फिर हम उसको रिवाइज करते हैं। और हमने देखा था कि इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, Northwest Corner Rule, Least Cost Method and Vogel's Approximation Method। और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, Stepping Stone and Modai Method, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सबसे पहला मेथड इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन निकालने का बेसिकली मतलब ये है कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमारे लिए हम कौन से रूट पे कितने अपने प्रोडक्ट्स या कितने यूनिट्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम कॉस्ट में हो जाए, राइट? तो हम इनिशियल सॉल्यूशन आज इन तीनों में से हम एक पहला वाला जो हमारा मेथड है दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हम वो डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है क्या। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे स्टार्ट करनी है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा हमें उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा? अगर हम ये डायरेक्शंस देखें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर डायरेक्शंस हैं, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा पड़ेगा? ये नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में दिस वन, ठीक है? तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो जब हमें इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो हमने ये वाले इस साइड इस कॉर्नर से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो चलिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या है। देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि obtain initial feasible solution for the following transportation problem using northwest corner rule। तो हमें ये टेबल गिवन है, तो पहले हम देखते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या गिवन है। देखिए, सबसे पहले देखो हमारे पास ये तीन रोज हैं ए बी एंड सी, और यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, मतलब ये हमारे सोर्सेज हैं या हम इसे कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है? ये ऑरिजिन और सोर्सेज। उसके बाद लिखा है टू, ये एरो दिखाता है ये हमारी डेस्टिनेशन है कि हमें कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये जो डी ई एफ है ये दीज आर द डेस्टिनेशंस, राइट? ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि हमारे पास जो टेबल गिवन होता है वो उसमें क्या क्या चीजें गिवन होती हैं, राइट? अब देखिए, ये जो हमारे तीन रोज हैं ए बी सी, इनके सामने बिल्कुल देखिए ये सप्लाई गिवन है। तो मतलब हमारा ये सोर्स ए या ओरिजिन ए जो है वहां पर कितनी सप्लाई अवेलेबल है? 50 यूनिट्स। जो हमारा बी रो है, मतलब बी ओरिजिन या सोर्स बी है, उसकी वहां पर कितनी सप्लाई अवेलेबल है? 40 यूनिट्स। उसके बाद ये जो सी है, सोर्स सी या ओरिजिन सी, या फिर हमने जैसे लास्ट की वीडियो में कहा था हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां से हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट होने हैं। तो यहाँ पर कितना सप्लाई अवेलेबल है? 60 यूनिट्स, राइट? अब हम देखते हैं डेस्टिनेशंस। देखिए, डी डेस्टिनेशन जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे नीचे देखो ये डिमांड की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर डी डेस्टिनेशन की डिमांड है 20 यूनिट्स, ई डेस्टिनेशन पर डिमांड है 95 यूनिट्स की, और एफ डेस्टिनेशन पर हमारी डिमांड कितनी है? 35 यूनिट्स की, राइट? ये हो गई सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज। अब देखते हैं ये जो बीच में पूरे मैट्रिक्स में वैल्यूज गिवन है वो क्या है। ये जो बीच की वैल्यूज होती हैं ये सारी हमें बताती हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर हम ये पहला सेल देखते हैं 6 वाला, इसका मतलब है कि अगर हम ए टू डी ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 6 रुपीज, राइट? तो यहाँ पर अभी हमने एज सच क्वेश्चन में कोई यूनिट्स मेंशन नहीं किए हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं ये हमारा इन रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, ठीक है?
तो ये पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी, 6 रुपीज। लाइकवाइज अगर हम ये सेकेंड वाला देखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम A to E ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे गुड्स, तो एक प्रोडक्ट या एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में कितने पैसे लगेंगे, 4 रुपीज। ठीक है। उसी तरह से A to F अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो एक यूनिट की कॉस्ट है 1 रुपी। सिमिलरली B to D के हैं 3 रुपए। B to E ट्रांसपोर्ट करना है तो एक यूनिट के 8 रुपए। B to F 7 रुपीज। C to D 4 रुपीज। C to E 4 रुपीज। C to F 2 रुपीज। ठीक है। तो ये हमें, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमें पर यूनिट कॉस्ट गिवन है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब देखिए, हमें कहा गया है हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हम कौन से रूट पर कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करें कि हमारी ये सारी सप्लाई डिमांड को कंपेयर करते हुए हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट में हो जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और हमने जैसे अभी पीछे कहा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब है वी हैव टू स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो पूरा 641387442 ये पूरी जो वैल्यूज है इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पड़ता है यहाँ पर AD, जो पहला सेल है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, अब बहुत केयरफुली देखिए सारे स्टेप्स। हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सप्लाई और डिमांड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अगर अब हम इस सेल पर देखें तो ये कौन सा सेल है, AD। मतलब हमें A की सप्लाई देखनी है और D की डिमांड देखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर कितनी सप्लाई अवेलेबल है, 50 यूनिट्स की, और डिमांड कितनी है, 20 यूनिट्स की। तो ऑब्वियसली जितनी डिमांड है हम उतना ही सप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा क्यों करेंगे। ठीक है। तो डिमांड कितनी है 20 यूनिट्स की, हम यहाँ पर 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब जब यहाँ पर हमने 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए, हमारी पूरी की पूरी डिमांड फुलफिल हो गई, हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। अब साथ ही साथ सप्लाई देखो, 50 यूनिट्स में से हमने 20 यूनिट्स यहाँ पर दे दिए, तो ये हमारे 50 में से कितने यूनिट्स पीछे रह गए, 30 यूनिट्स, राइट। तो हमारे यहाँ पर A to D रूट पर हमने 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट कहाँ पर करें, हमने जब भी मूव करना है तो या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, बिल्कुल कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है तो हम डायगनली मूव करने का सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो हमने कैसे मूव करना है, ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो अब हमें कहाँ मूव करना है वो डिपेंड अगेन किस पे करेगा, हमारी सप्लाई और डिमांड पर। ठीक है। अब देखिए, ये जो डी डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड फुलफिल हो गई है, सारे 20 यूनिट्स जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर पूरी कर दी। तो इसका मतलब वर्टिकली मूव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस डेस्टिनेशन पर अभी हमें और कुछ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम हॉरिजॉन्टली देखें, हॉरिजॉन्टली अगर देखते हैं तो 6 टू अगर 4 मतलब AE पर जाते हैं तो यहाँ सप्लाई अभी भी 30 यूनिट्स की अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगेन विल कंपेयर सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कितनी है 30 यूनिट्स की, डिमांड कितनी है 95 यूनिट्स की। ठीक है। अब डिमांड तो 95 की है, लेकिन जब हमारे पास है ही 30 यूनिट्स तो हम 95 तो दे नहीं सकते। इसका मतलब हम कितने यहाँ पर देंगे, 30 यूनिट्स। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करेंगे, जो लोअर ऑफ द टू वैल्यूज है हमने वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर देनी है। ठीक है। 30 यूनिट्स कर दिए, ये हमारी पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है। साथ ही साथ हमने डिमांड को भी देखना है, 95 में से अगर 30 यूनिट्स निकल गए, हमने वो फुलफिल कर दिए, तो पीछे कितनी डिमांड बची, 65 यूनिट्स की, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर करनी है, अगेन देखेंगे हॉरिजॉन्टली चलें या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मूव अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ए रो है, ओरिजिन है जो, वहां की सप्लाई खत्म हो गई है, सारे 50 यूनिट्स यूज हो गए। तो हम फर्दर अगर आगे मूव करेंगे तो हमारे पास सप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम ये AE से अब वर्टिकली चलते हैं, क्योंकि ये जो E डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए यहाँ पर आ जाए, अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन अगेन कैसे करनी है, कंपेयरिंग सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई अवेलेबल है 40 यूनिट्स की, डिमांड है 65 यूनिट्स की। तो जितना सप्लाई हमारे पास कम है तो उतने यूनिट्स हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 40 यूनिट्स दे दिए, तो इसका मतलब ये पूरी सप्लाई हमारी खत्म हो गई। और यहाँ डिमांड 65 यूनिट्स की थी, 65 में से हमने 40 यूनिट्स फुलफिल कर दिए, पीछे कितने बचे? 25 यूनिट्स, राइट। चलिए, अब हमारी ये सोर्स बी जो है उसकी सप्लाई खत्म हो गई है, तो अब हम हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम फिर से देखेंगे वर्टिकली, अभी भी हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है इस डेस्टिनेशन की, तो हम वर्टिकली मूव करेंगे। तो वर्टिकली अब हम देखेंगे फिर से, अगेन वील कंपेयर सप्लाई एंड डिमांड। तो कितना है? डिमांड है 25 यूनिट्स की और सप्लाई अवेलेबल है 60 यूनिट्स की। तो हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो हम एक्सेस सप्लाई नहीं करेंगे, जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर 25 यूनिट्स दे देते हैं जितनी हमारी डिमांड है। तो ये पूरा खत्म हो गया, 25 डिमांड हमारी इस डेस्टिनेशन की फुलफिल हो गई। और इस 60 में से हमने 25 यूनिट्स दिए, तो वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी यूनिट्स? 35 यूनिट्स, ठीक है। अब अगेन अब तो और कहीं मूव करने की जगह नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टली ही मूव करना है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली तो कुछ नहीं है, इस डेस्टिनेशन का सब फुलफिल हो गई है डिमांड। वील मूव नाउ हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कितना सप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर आकर हो गया बैलेंस 35 एंड 35, 35 सप्लाई है, 35 डिमांड है, तो हमने यहाँ पर दे दिया 35 यूनिट्स। यहाँ की सप्लाई खत्म, यहाँ की डिमांड खत्म, ठीक है। तो हमने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, राइट। तो इस तरीके से हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया हमसे, शुरू में हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती हैं दो तरह की होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। और हमें हमेशा सबसे पहले चेक करना है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारी डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड है, सॉरी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। और वो कैसे चेक करते हैं? सप्लाई और डिमांड का टोटल चेक करके। अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड तो हमारी वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, वैसे अभी हमने स्टार्ट बैलेंस प्रॉब्लम से ही किया है, अनबैलेंस वाला हम स्पेशल केसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सप्लाई कितनी थी? 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 60 इज 150, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और डिमांड है 20 प्लस 95 प्लस 35, 95 प्लस 35 इज 130, 130 प्लस 20 इज 150। तो यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो हमारी ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या नहीं, उसके बाद हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप विद दिस ये हमारे ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे। इसको हम थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन शो की है। ए डी में हमारे 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं, ए ई में 30 यूनिट्स, बी ई में 40, सी ई में 25 यूनिट्स और सी एफ में 35 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है? टोटल कॉस्ट, कि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो ट्रांसपोर्टेशन की है डिफरेंट रूट्स पर, उसमें हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बाद में हमें ये भी तो देखना है कि ये मिनिमम है या इसको फर्दर रिवाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कोई ऑप्टिमैलिटी चेक नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में, राइट। तो फिलहाल हम इस स्टेज पर देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए हमने ये जो फर्स्ट ए डी सेल है वहां पर हमने 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, राइट। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज। मतलब एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में 6 रुपए लगते हैं। तो अगर हम 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 into 20, ठीक है। उसके बाद अगर हमने 30 यूनिट्स जैसे ट्रांसपोर्ट किए हैं ए ई में, एक यूनिट की कॉस्ट है 4 रुपीज, तो 30 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 4 into 30, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, इसके नीचे 8 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है और हमने 40 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो ये हो जाएगा 8 into 40 टोटल कॉस्ट इस सेल की। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 4 and 25, 4 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, तो 25 यूनिट्स अगर करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4 into 25। और इसी तरह से
लास्ट सेल में यहाँ पर 2 है पर यूनिट कॉस्ट और 35 यूनिट्स हैं, तो टोटल कॉस्ट विल बी 2 इंटू 35। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी? इन सबको ऐड करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 इंटू 20 इज 120, 4 into 30 is again 120, 8 into 40 is 320, 4 into 25 100, 2 into 35 70। और जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240, टोटल ये आ जाएगा हमारा 730 रुपीज, ठीक है, रुपीज 730। तो इसका मतलब अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा के, तो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 730 रुपीज, ठीक है। तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब यहाँ पर कुछ एक दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, जब ऑप्टिमैलिटी वगैरह चेक करेंगे, तो वहां पर आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। वो टर्म्स क्या है? देखिए, एक तो है जहां जहां जिस सेल में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हमारे हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, जहां जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो यहाँ ऑक्यूपाइड सेल्स कौन से हो जाएंगे हमारे? ए डी, ए ई, उसके अलावा देन बी ई, देन वी हैव सी ई एंड सी एफ। ये हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। जहां पर जिस रूट पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है उन्हें हम बोलते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट रो में वी हैव ए एफ, सेकेंड रो में वी हैव बी डी, देन बी एफ, और फिर लास्ट रो में वी हैव सी डी, ठीक है। ये हमारे ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ये जो मैट्रिक्स के अंदर की वैल्यूज हैं, कॉस्ट वाली वैल्यूज, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी आई जे से, ठीक है। और जो हमारे ये एक्स वेरिएबल्स हैं, ये जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं ना, जैसे पहले सेल में 20 यूनिट्स, फिर नेक्स्ट में 30 यूनिट्स, तो ये सारे हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई जे से। तो बेसिकली हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये जो एक्स आई जे वेरिएबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि जो जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहां पर ये जो एक्स आई जे है वो सारे हमारे, हम उनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स, क्योंकि इससे हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। जो हमारे ये इनिशियल सॉल्यूशन में या फिजिबल सॉल्यूशन जो भी है उसमें जो जो सेल्स कंसिडर होते हैं जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उनको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, जो भी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और जो हमारे जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे ये वाला सेल है ए एफ, यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, ठीक है, नो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा यहाँ पर जो एक्स आई जे की वैल्यू है वो 0 है। तो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, जो जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहां पर हम उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ये आप याद कर लीजिए, जो भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहां पर, ठीक है। तो बस ये कुछ टर्म्स है, इसके अलावा और अगर किसी टर्म्स की या कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो हम क्वेश्चन में साथ साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा आज का हमने जो मेथड डिस्कस करना था दैट वाज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, फिर हम सप्लाई डिमांड को कंपेयर करेंगे, जो उनमें से छोटी वैल्यू होगी वो हमने वहां पर लिख देनी है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है या वर्टिकली मूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और लास्ट में हमने ऑक्यूपाइड सेल्स को देखते हुए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, राइट। सो विद दिस आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। अगर कोई कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और मेथड टू फाइंड आउट द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।